हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपका सिलेबस चेंज हो गया है। आपके सिलेबस के हिसाब से थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग के सेकंड चैप्टर में कुछ पॉइंट्स ऐड हुए हैं, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंड एस, आईएफआरएस और जीएसटी। ये पॉइंट्स अब हम इस लेक्चर में और इस वीडियो में कवर कर रहे हैं, और इसके आगे के सारे लेक्चर्स में और सारे वीडियो एज पर द न्यू सिलेबस के हिसाब से ही होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। The accounting standards issued by ICAI, a professional body of accounting in our country. हमारे देश में ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये एक प्रोफेशनल बॉडी है, प्रोफेशनल बॉडी ऑफ अकाउंटिंग है। उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए हैं। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करने के लिए उनका क्या ऑब्जेक्टिव था, ये देखते हैं। तो पढ़ते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज टू ब्रिंग uniformity in different accounting policy in order to eliminate non-comparability of financial statement for enhancing reliability of financial statements. So read it again. Accounting standards is to bring uniformity. Uniformity ये वर्ड यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Uniformity in different accounting policy in order to eliminate non-comparability of financial statement for enhancing reliability of financial statement। तो ये वर्ड आप ध्यान में रखिए। अब हम समझते हैं इसको ऑब्जेक्टिव। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्यों बनाए गए हैं? जैसे कि हम जानते थे कि हमारे अकाउंटिंग बनाने के लिए बहुत सारे मेथड्स है, बहुत सारे प्रोसीजर और डिफरेंट पॉलिसीज है जो हमें अडॉप्ट करनी है, और अडॉप्ट करने के बाद एक ही पॉलिसी हमें कंसिस्टेंटली ईयर टू ईयर हमें वही फॉलो करनी है। तो हम जो अडॉप्ट करते हैं, जो डिफरेंट पॉलिसी मतलब उससे एक पॉलिसी हम अडॉप्ट करके वही चलाते हैं, तो इसमें यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे, ये उनका उद्देश्य था, वो उनका ऑब्जेक्ट था। और ये यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के बाद क्या होगा, तो टू एलिमिनेट नॉन कंपेरेबिलिटी, मतलब नॉन कंपेरेबिलिटी निकल जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी, मतलब कंपेरेबिलिटी आएगी। कंपेरेबिलिटी लाने के लिए हमें ये ऑब्जेक्ट, कंपेरेबिलिटी लाना, ये ऑब्जेक्ट था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। तो हम इजीली कंपेयर कर सके फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, हम इजीली कंपेयर कर सके, और अगर हम कंपेयर किए तो फिर क्या होगा, तो उसके क्या होगा, यूजर्स की रिलायबिलिटी बढ़ेगी, मतलब टू इन्हांस द रिलायबिलिटी ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी, विश्वसनीयता बढ़ जाएगी। ये सब उद्देश्य थे, ये सब ऑब्जेक्टिव थे बिहाइंड टू इशूइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो नीड्स क्या थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के, वो हम देखते हैं। तो नीड्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो पहले वेरियस यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैन सर्व द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट यूजर्स only if it is possesses uniformity of full disclosure of relevant information। तो हम जैसे कि जानते हैं कि अकाउंटिंग के बहुत सारे यूजर्स होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, ये हम पहले वीडियो में देख चुके हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो वो आप ध्यान से पढ़िए। तो जैसे कि डिफरेंट यूजर्स होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, उनको सबको अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है, अकाउंटिंग बुक्स देखना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखना, उनको उपयुक्तता होती है उसकी। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, जैसे कि डिफरेंट पॉलिसीज है, वो जो है, जो कंपैरिजन करना इजी हो जाए, वो सब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थ्रू हम अकाउंटिंग करते हैं, जो हम फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, वो यूजर्स तक पहुँचे, अच्छी तरह से पहुँचे। और क्योंकि उनको पता चले कि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हुई या नहीं, और फुल डिस्क्लोजर किया है या नहीं, हमारे बिजनेस का ईच एंड एवरी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, वो सब फुल डिस्क्लोज हुआ है या नहीं फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ये हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के थ्रू हम दिखाते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और यूजर्स को ये पता चलता है। तो सेकंड नीड है एज फैसिलिटेट द स्कोप ऑफ दोज अल्टरनेटिव विच फुलफिल द बेसिक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रू एंड फेयर फिनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऐसा फैसिलिटेट करता है, ऐसे प्रोत्साहित करता है कि अकाउंटिंग का या फिनेंशियल स्टेटमेंट का एक बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, वो है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू। तो हम पहले समझते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू मतलब क्या।
ट्रू और फेयर व्यू मतलब, ट्रू मतलब बराबर, सच्ची, जो सच्ची है, जो एविडेंस है, जिसका प्रूफ है, वही वही इंफॉर्मेशन, वही ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे और फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाएंगे। तो फेयर मतलब कि फ्री फ्रॉम बायस्ड, जिसका जो बायस नहीं रख के, किसी भी बायस, वो अकाउंटेंट का बायस हो या फिर किसी भी मेंबर्स का जो बिजनेस रिलेटेड हो, उसका बायस मन में न रख के उसकी अकाउंटिंग की जाए और फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बना जाए। ये तो एक तरफा कोई भी निर्णय ना लेकर ऐसे अकाउंटिंग, उसको बोलते हैं फेयर, फ्री फ्रॉम बायस, फेयर अकाउंटिंग स्टेटमेंट या फिर फेयर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाए, ये एक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो फुलफिल करता है, वो फैसिलिटेट करता है, उसका स्कोप फैसिलिटेट करता है, इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत है, नीड है। तो ये हो गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, किसने इशू किए, उसका बिहाइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और नीड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, आप एक बार नोट कर लीजिए। तो चले आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के क्या फ़ायदे हैं, क्या एडवांटेज है। तो पहला है helps in eliminating variance in accounting treatment to prepare financial statements। मतलब जैसे कि हम जानते हैं कि फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए या अकाउंटिंग करने के लिए वेरियस टाइप्स है, मेथड्स है, प्रोसीजर है, प्रोसेस है, वो वेरियस टाइप्स की है। वो सब एलिमिनेट करके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाता है कि जो आपने एक फॉलो की है मेथड, एक प्रोसीजर, एक पॉलिसी, जो हमने फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए या अकाउंटिंग करने के लिए जो फॉलो किए, वही हम ईयर टू ईयर कंसिस्टेंटली अप्लाई करें। तो ये एक फ़ायदा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। तो दूसरा है डिस्क्लोजर ऑफ सर्टन इंफॉर्मेशन विच मे नॉट बी रिक्वायर्ड बाय लॉ बट such information might be useful for general public, investors and creditors, etc. Read it again. Disclosure of certain information which may not be required by law but such information useful for general public। तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन होती है कि लॉ ऐसे बोलता है कि वो आप दिखा भी सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते, मे बी और मे नॉट बी डिस्क्लोज बाय लॉ और रिक्वायर्ड बाय लॉ। लेकिन इंडियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऐसा बोलता है कि ईच एंड एवरी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो हमें फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखानी है, जो बिजनेस रिलेटेड ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन है, रिलेवेंट है, जो मटेरियल है, इम्पोर्टेंट है, वो सब हमें बिजनेस रिलेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखानी है, ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलता है। अब एग्जांपल थ्रू हम चलते हैं। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी मतलब जो लायबिलिटी इन फ्यूचर क्रिएट हो सकती है या नहीं भी हो सकती, क्योंकि इट हैपन्स हैपनिंग और अनहैपनिंग इवेंट्स पे वो डिपेंड है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन ये एज पर द लॉ हम दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते, मे और मे नॉट बी डिस्क्लोज एज पर द रिक्वायर्ड बाय लॉ। बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऐसे बोलता है कि ये कंटिंजेंट लायबिलिटी हमारे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाना जरूरी है एज अ फुटनोट में हम ये दिखाएंगे, ये रिक्वायर्ड है एज पर द इंड AS। तो ये क्यों दिखाना जरूरी है, क्योंकि ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है जनरल पब्लिक के लिए, ऑल यूजर्स के लिए, ऑल टाइप्स ऑफ यूजर्स में भी, इंटरनल और एक्सटर्नल, ये सभी यूजर्स के लिए, जो इन्वेस्टर है, क्रेडिटर्स है, जैसे कि हमने देखे थे बहुत सारे यूजर्स है, इनको वो जानना, वो डिस्क्लोज करना, उनको वो पता होना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो यूजर्स है, वो बिजनेस रिलेटेड है, उनकी वजह से कंपनी चलती है, इसीलिए उनको जानना उनका हक है। तो इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलता है कि ये सब दिखाना ज़रूरी है और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ये फ़ायदा है। अब चलते हैं फैसिलिटेट, थर्ड पॉइंट की ओर, फैसिलिटेट कंपेरेबिलिटी बिटवीन फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ इंटर एंड इंट्रा कंपनीज। मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने पहले भी देखा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की वजह से हमें कंपैरिजन करना इजी हो गया है, कंपैरिजन बिटवीन फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट का इजीली थ्रू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अब हम कंपैरिजन फिनेंशियल स्टेटमेंट का कर सकते हैं, वो कैसे, इंटर भी, इंट्रा कंपनीज का भी। इंटर मतलब हमारी कंपनीज में हम लास्ट ईयर की हम कैसे हमारा ही कंपैरिजन खुद से करेंगे, तो हम क्या करेंगे, लास्ट ईयर के फिनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे और इस ईयर के देखेंगे।
लास्ट ईयर हमें कितना प्रॉफिट हुआ, इस साल कितना हुआ, लास्ट ईयर के मुकाबले मतलब उनके कंपैरिजनली अभी प्रॉफिट बढ़ा है या नहीं, वो सब हम फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपैरिजन करके बना सकते हैं। और दूसरा है इंट्रा कंपनी। तो इंट्रा कंपनी के साथ मतलब हमारे जैसे ही दूसरी कंपनी है, हमारी कॉम्पिटिटर कंपनी है, तो उसके साथ भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। तो जैसे कि हमने देखे बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वैसे भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के कुछ लिमिटेशंस है। तो हम चलते हैं लिमिटेशन की ओर। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो पहला है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मेक चॉइस बिटवीन डिफरेंट अल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स डिफरेंट टू अप्लाई। जैसे कि हमने पहले देखा कि अकाउंटिंग बनाने के लिए, अकाउंटिंग या फिर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए डिफरेंट पॉलिसीज या डिफरेंट मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये नहीं बताता कि प्रॉपर कौन सा करना है, कौन सी मेथड लेनी है, कौन सी पॉलिसीज ही अप्लाई करनी है, ये प्रॉपरली नहीं बता सकता। ये एक ड्रॉबैक है, एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। तो चलते हैं नेक्स्ट है इट ब्राइटली फॉलोड एंड फेल्स टू एक्सटेंड फ्लेक्सिबिलिटी इन अप्लाइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फेल्स टू एक्सटेंड एग्जिबिलिटी इन अप्लाइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलता है कि एक मेथड जो आपने फॉलो की है या एक पॉलिसी जो आपने अडॉप्ट की है वही आपको कैरी ऑन करनी है ईयर टू ईयर। तो हम चेंज नहीं कर सकते उनसे, क्योंकि कंसिस्टेंटली कॉन्सेप्ट जो हमने देखी थी वो ब्रेक हो जाएगी, इसीलिए हम वो एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो क्या होता है इसकी वजह से फेल्स टू फ्लेक्सिबिलिटी मतलब हमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो नहीं रहती, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फ्लेक्सिबल नहीं होता। ये एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। थर्ड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैन नॉट ओवरराइड द स्टैट्यूट मतलब कैन नॉट ओवरराइड द स्टैट्यूट मतलब लॉ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लॉ को ओवरराइड नहीं कर सकता, मतलब लॉ से ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं जा सकता। दी स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी फार्म्ड विथ एम्बिट ऑफ प्रिवेलिंग स्टेटस। सपोज हम एग्जांपल देखते हैं, सपोज अकाउंटिंग से लेकर या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेकर अगर कंपनीज एक्ट में कुछ प्रोविजंस है और वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पहले कंपनीज एक्ट की जो प्रोविजन है वो मान लेंगे। मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लॉ के आगे नहीं जा सकता। जो लॉ ने दी हुई एम्बिट है, जो दिए हुई दायरा है, उसी में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स काम करेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो दायरे को पार नहीं करेगा, ओवरराइड नहीं करेगा लॉ को, क्योंकि लॉ इज द प्राइम इन आवर कंट्री। तो वो ये सब ड्रॉबैक है, वो सब लिमिटेशन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के। तो बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किस किस को एप्लीकेबल है, तो ये सब पॉइंट्स है। पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब जो एक ही ओनर है और वो खुद ही अपना बिजनेस कैरी आउट करता है, उसे बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, और वो एक ही मालिक है उस बिजनेस का, तो उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है। दूसरा है पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप मतलब जो दो से ज़्यादा कुछ लोग या एंटिटी मिलकर बिजनेस कैरी आउट करते हैं, और ये वो जो बिजनेस है वो पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर्ड होना ज़रूरी होता है, तो उनको भी एप्लीकेबल है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तीसरा है सोसाइटीज़ या कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे बिजनेसेस है उनको भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है। चौथा है ट्रस्ट, जैसे कि कुछ ट्रस्ट होते हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो उनका बिजनेस ही होता है, लेकिन उनका मोटिव टू प्रोवाइड सर्विसेज, ये बेसिक मोटिव या बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है देन अर्निंग द प्रॉफिट, तो उनको भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है। फिफ्थ है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब इनको इन शॉर्ट HUF बोलते हैं। तो HUF मतलब एक बिजनेस है और वो पूरी फैमिली बनाकर, मतलब पूरे फैमिली के मेंबर्स ही होकर वो बिजनेस कैरी आउट करते हैं, बिजनेस चलाते हैं, उनको बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। तो वो भी उनको भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है। एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उनको भी अकाउंटिंग अपना फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाना कंपल्सरी है। सिक्स्थ पॉइंट है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन पर्सन मतलब हमने देखा कि पार्टनरशिप में क्या होता है, इंडिविजुअल पर्सन्स भी एक साथ मिलकर बिजनेस चलाते हैं या फिर एंटिटी भी होती है,
इंडिविजुअल भी होते हैं और एंटिटी भी कैरी आउट इंक्लूड होती है पार्टनरशिप में। लेकिन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स में क्या होता है कि सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन ही, मतलब सिंगल पर्सन ही, ऐसे 2 या 4 पर्सन्स का एसोसिएशन होकर वो उनका बिजनेस चलाते हैं, तो उनको भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है। 7th है कंपनीज। कंपनीज में कौन से कंपनीज आती है? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, ये सारे ऑल टाइप्स ऑफ कंपनी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है। उनको अकाउंटिंग करना और फिनेंशियल स्टेटमेंट एज पर दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाना, ये सब कंपलसरी है। तो ये हो गई एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, किस किस को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है। तो अब हम चलते हैं IFRS के तरफ। तो IFRS मतलब क्या? इंटरनेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये हाँ, इसमें नाम ही है इंटरनेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो इंटरनेशनल मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, वर्ल्ड वाइड जो स्टैंडर्ड्स है फिनेंशियल रिपोर्टिंग के, उनको बोलते हैं IFRS। तो ये IFRS क्या है, हम आगे देखते हैं। टू यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, to uniform accounting policies and procedures, almost all countries have agreed to apply IFRS। मतलब अकाउंटिंग पॉलिसीज और प्रोसीजर में यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो सके, जो मेन उद्देश्य है यूनिफॉर्मिटी का, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का भी था वही उद्देश्य IFRS का भी है, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो सके टू ऑल कंट्रीज, मतलब जो सारे कंट्रीज के बुक्स ऑफ अकाउंट है, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स है, उन सभी में यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो, उन सभी में अकाउंटिंग पॉलिसीज और प्रोसीजर में यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो, इसीलिए IFRS किया। और IFRS अप्लाई टू ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ने वो अप्लाई किया है, IFRS अडॉप्ट किया है टू ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ने। तो यहाँ पे एज पर दी आवर सिलेबस Ind AS is not different, as per the our syllabus Ind AS is not different from IRS। तो यहाँ पे जो हमारे Ind AS बनाए गए हैं, तो ये किसने बनाए हैं? Ind AS is accounting standards। Ind AS मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही है, नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, उन्होंने नोटिफाई किए हैं Ind AS। Ind AS मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही है जो नोटिफाई किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने। तो इनका दायरा क्या है, इनका रेंज क्या है, स्कोप क्या है Ind AS का? तो हैज वाइड रेंज, मतलब वो विस्तृत है, वो वाइड है देन एग्जिस्टिंग, कंपेयर टू एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जो अभी के हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देखे, तो Ind AS जो हमने नोटिफाई किए हैं, किसने? कॉर्पोरेट अफेयर्स ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने जो नोटिफाई किए हैं, उनका जो दायरा है, उनका जो काम करने का तरीका है, वो वाइड है देन एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से वो वाइड है, विस्तृत है। तो ये सब है Ind AS। तो एज पर द सिलेबस क्या बोलता है कि हमारा जो Ind AS है, जो अभी नोटिफाई किए हुए हैं, Ind AS मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, न्यूली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, वो इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम IFRS, मतलब ये डिफरेंट नहीं है IFRS से। तो हम आगे देखते हैं कि नीड्स ऑफ IFRS। तो नीड ऑफ IFRS से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हुआ करता था हमारा, और हमें जाना है IFRS की ओर, मतलब ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की ओर हमें जाना है। इसीलिए कॉर्पोरेट ऑफ मिनिस्ट्री अफेयर्स ने Ind AS नोटिफाई किए। तो हमारा एज पर द न्यू सिलेबस Ind AS इज इक्वल टू IFRS। Ind AS इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम IFRS, इसीलिए हमें अब Ind AS हमने अडॉप्ट किए हैं, और ये वाइड है AS से, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से इसका एरिया बहुत वाइड है। तो हम देखते हैं कि IFRS की नीड क्यों है, क्यों हमें ये Ind AS छोड़ के Ind AS अपनाने हैं, उसकी IFRS की नीड क्यों है, क्यों ज़रूरत है, ये हम देखेंगे। नीड ऑफ IFRS। तो पहला है हेल्प्स टू प्रिवेंट इमटेरियल और मैनिपुलेशन और एरर्स इन फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। IFRS इंटरनेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग हेल्प करता है, मदद करता है कि इसमें हमारे जो इमटेरियल चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट नहीं है और फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम दिखाते हैं,
वो हम ना दिखाए, मैनिपुलेशन कम हो, मतलब जो विंडो ड्रेसिंग होती है या अफरा तफर होती है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो ना हो, या फिर एरर्स कम हो या फिर ना हो, ये प्रिवेंट करने का काम कौन करता है? आईएफआरएस। ये स्टैंडर्ड्स इसको प्रिवेंट करते हैं, इसीलिए उसकी आईएफआरएस की, इस स्टैंडर्ड्स की हमें ज़रूरत है। तो सेकेंड नीड ऑफ आईएफआरएस प्रमोट ग्लोबल स्टैंडर्ड for each of business growth. It provides uniformity and comparability of financial statement at global level. जैसे हमने देखा आईएफआरएस इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है, पूरा ग्लोबल लेवल पे काम करता है, वर्ल्ड वाइड काम करता है। तो आईएफआरएस प्रमोट करता है ग्लोबल स्टैंडर्ड, वर्ल्ड स्टैंडर्ड जो सेट किए, जिससे क्या होगा? बिजनेस ग्रोथ होगा। तो बिजनेस के विकास के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करता है आईएफआरएस। और इससे क्या होता है? और इससे आईएफआरएस प्रोवाइड्स यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करता है, जो हमारे एएस का भी मेन उद्देश्य था। तो यहाँ पे आईएफआरएस का भी मेन उद्देश्य यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना एंड कंपेरेबिलिटी मेंटेन करना ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट एट ग्लोबल लेवल। मतलब हम यूनिफॉर्मिटी मेंटेन कर सकते हैं स्टैंडर्ड्स के थ्रू। ये आईएफआरएस स्टैंडर्ड्स हम लेके यूनिफॉर्मिटी हमारे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम सेट करते हैं और कंपेरेबिलिटी कर सकते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट्स एट ग्लोबल लेवल। मतलब हम कंपेयर कर सकते हैं। अभी तक हम क्या करते थे? हमारे कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर करते थे विद इन स्टेट या विद इन नेशन। मतलब हम सिर्फ हमारे राज्य के जो कॉम्पिटिटर थे या फिर हमारे देश में जो कॉम्पिटिटर थे उनसे ही हम कंपैरिजन करते थे। तो फिर अब कंपैरिजन हमारा एट ग्लोबल लेवल हो जाएगा आईएफआरएस की वजह से, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है, वो ग्लोबल स्टैंडर्ड है। इसीलिए आईएफआरएस की मतलब हमारा बिजनेस और ब्रॉड हो जाएगा, इसीलिए एट अ ग्लोबल लेवल। तो इसीलिए नीड है आईएफआरएस की। अब चलते हैं तीसरी नीड की ओर। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा ये इट फैसिलिटेट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। तो आईएफआरएस प्रोत्साहित करता है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के लिए। तो कैसे? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज ए वैल्यूएबल प्रोसेस that contributes to the free flow of global investment and achieve benefits for all capital market stakeholders। तो यहाँ पे क्या होता है? जो आईएफआरएस है वो ऑल मतलब ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ने उसको एक्सेप्ट किया है, वो स्टैंडर्ड्स एक्सेप्ट किए हैं। तो उसको उनको जब अगर फॉरेन कंपनी हो सपोज और उनको हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने हैं और हमने भी यही स्टैंडर्ड्स अपना कर आईएफआरएस स्टैंडर्ड्स अपना कर ही हमारे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हो, तो उनको इजीली वो अंडरस्टैंड हो जाएंगे, इजीली वो कंपैरिजन कर पाएंगे। और फिर क्या होगा? उनको जो अच्छा लगे तो वो उनकी इन्वेस्टमेंट हमारे बिजनेस में कर सकते हैं। फॉरेन कंपनीज आ सकती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे कंपनीज में। तो और या फिर हम अपनी इन्वेस्टमेंट फॉरेन में भी ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा? फ्री फ्लो ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। तो ये फ्लो है वो फ्री हो जाएगा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का। तो ये सब बिजनेसेस है वो जो ब्रॉड हो जाएंगे और फिर इसका फायदा क्या होगा? अचीव बेनिफिट्स फॉर ऑल मार्केट स्टेक होल्डर्स। तो इसका फायदा हमको भी होगा, ऑल मार्केट स्टेक होल्डर्स मतलब इंडियन कंपनीज को तो होगा ही होगा, एज वेल एज फॉरेन कंपनीज को भी होगा। इसीलिए ये आईएफआरएस सेट किए गए हो और इसकी ज़रूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप नोट कर लीजिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इस चैप्टर का जीएसटी, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब हमने इंट्रोड्यूस किया, मतलब इंडिया में कब एप्लीकेबल हुआ? तो जीएसटी इफेक्टिव एज ऑन 1 जुलाई 2017, इफेक्टिव ऑन 1 जुलाई 2017 में 1 जुलाई के मिडनाइट जीएसटी एप्लीकेबल हुआ, इफेक्टिव हुआ इन इंडिया। हाँ, तो पहले जीएसटी मतलब क्या? जीएसटी इजीली गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब क्या? जीएसटी इज बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। रीड इट अगेन। जीएसटी इज बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जीएसटी मतलब ऐसा टैक्स जो कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। मतलब हमने कुछ गुड्स खरीदी किए, हमने कुछ माल खरीदी किया या फिर लिया या फिर सर्विसेज कुछ ली हमने, तो हमें टैक्स करना कंपलसरी है, टैक्स देना कंपलसरी है गवर्नमेंट को। तो इसको बोलते हैं जीएसटी, इस टैक्स को जीएसटी बोलते हैं। तो हम पहले देखते हैं टैक्स मतलब क्या।
टैक्स मतलब रेवेन्यू सोर्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का ये रेवेन्यू सोर्स है जिसके गवर्नमेंट को इनकम मिलती है टैक्स थ्रू। तो ये दो टाइप्स के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स में आता है इनकम टैक्स, मतलब ये हर एक व्यक्ति अपने अपने इनकम के ऊपर जो टैक्स पे करता है वो बोलते हैं इनकम टैक्स। ये डायरेक्ट टैक्स है जो गवर्नमेंट को जाता है। दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलते हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट को मिलते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है, वो किस टैक्स से मिलता है वो हम देखेंगे, और स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू किस टैक्स से मिलता है स्टेट गवर्नमेंट को वो देखेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रेवेन्यू, जो टैक्स रेवेन्यू मिलता है वो सर्विस टैक्स से मिलता था, एक्साइज ड्यूटी से था, सीएसटी मतलब सेंट्रल सेल्स टैक्स से, और कस्टम टैक्स से सेंट्रल गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता था। वेयर स्टेट गवर्नमेंट को वैट से, वैल्यू एडेड टैक्स, एंट्री ड्यूटी, ऑक्ट्राई और लग्जरी टैक्स, उससे स्टेट गवर्नमेंट को मिलते थे रेवेन्यू। अब क्या किया गवर्नमेंट ने, ये सारे टैक्स बंद कर दिए और सिर्फ एक ही, ये जो मल्टीपल टैक्सेस थे वो सब बंद कर दिए और एक ही टैक्स लेना शुरू कर दिया 1 जुलाई 2070 से, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो वो क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और बेनिफिट्स, एडवांटेजेस वो हम देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो पहला है, जीएसटी इज अ कॉमन लॉ प्रोसीजर थ्रू आउट द कंट्री अंडर सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे कॉमन लॉ है, जीएसटी कॉमन लॉ है, मतलब कॉमन है टू ऑल, इंडिया के लिए, इंडियंस के लिए, सारे के लिए ये कॉमन है, एक ही लॉ है जीएसटी का। और इसका जो प्रोसीजर है, जीएसटी का प्रोसीजर है थ्रू आउट द कंट्री अंडर वन एडमिनिस्ट्रेटिव, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब ये जो जीएसटी का प्रोसीजर है वो पूरे कंट्री का एक ही एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के। ये सारा लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, एक ही सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर। दूसरा है, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स and levied at a single point at a time of consumption of goods and services by end user. Destination based tax, GST is a destination based tax। मतलब हम देखते हैं, पहला है मैन्युफैक्चरर, सपोज चेन होती है, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर एंड देन फाइनल कंज्यूमर। तो होलसेल जो मैन्युफैक्चरर होता है वो किसी से रॉ मटेरियल खरीदी करता है और फिर उसको मैन्युफैक्चर करके, प्रोसेस करके फिर होलसेलर को बेचता है, फिर होलसेलर रिटेलर को, फिर रिटेलर फाइनल कंज्यूमर को। ऐसा ये चेन है, सप्लाई चेन है। तो क्या होता है कि ये जीएसटी है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब मैन्युफैक्चरर ने जैसे ही गुड्स परचेज किए या सेल किए तो उसको टैक्स लगता है। जैसे ही उसने वो होलसेलर के पास है तो होलसेलर जो परचेज सेल करेगा तो उसका टैक्स लगेगा, फिर वो रिटेलर के पास आएगा। तो मतलब ये डेस्टिनेशन है, जब ये प्रोसेस होगी, जब ये हम गुड्स लेंगे या सर्विसेज लेंगे तो हमें हर एक डेस्टिनेशन पे हमें वो टैक्स लगेगा और हमें पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। एंड लेविड एट सिंगल पॉइंट एट द टाइम ऑफ कंजम्पशन, जब जब हम कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करेंगे बाय द टिल द एंड कंज्यूमर, लास्ट में वो जो सप्लाई चेन है वो किसके पास आकर रुकती है, टिल द कंज्यूमर के पास। तो कंज्यूमर तक हर एक सप्लाई चेन में हर एक को जो जो कंज्यूम करता है गुड्स या सर्विसेज, उनको सबको लेविड होता है, सबको टैक्स पे करना जरूरी होता है। थर्ड है, जीएसटी इज ए कॉम्प्रहेंसिव लेवी एंड कलेक्शन ऑन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज एट सेम रेट विथ बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट और सब्सट्रैक्शन ऑफ वैल्यू। तो जीएसटी का कॉम्प्रहेंसिव लेवी है, मतलब जीएसटी सबको लगता है और कलेक्शन जो होता है गुड्स और सर्विसेज का वो सेम रेट में होता है। मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड होता है, गुड्स अगर हमने गुड्स खरीदी किए तो उसमें भी सेम रेट लगता है जितने की हमने सर्विसेज लिए हो। गुड्स लिए 18% सपोज है टैक्स रेट, तो सर्विसेज का भी 18% ही है, चेंज नहीं है। तो वो कब लगता है, विद द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी बेनिफिट हमें मिलता है जब हमें टैक्स लेवी होता है तब। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब क्या, हम देखते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब टैक्स पेड ऑन सेल्स माइनस टैक्स पेड ऑन परचेसेस। हमने टैक्स सेल में कितना किया उससे हम परचेसेस का टैक्स माइनस करेंगे
और जो भरने को लिए आता है वही टैक्स हम गवर्नमेंट को पे करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो हम एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट की डेफिनेशन और थरली समझ में आएगी। तो एग्जांपल है, सपोज हम शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, शर्ट। तो शर्ट बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल तो चाहिए, तो रॉ मटेरियल है कपड़ा। तो कपड़ा हम किसी से परचेस करेंगे। तो सपोज हमने 100 रुपीज़ का कपड़ा खरीदी किया और उस पर परचेस टैक्स दिया 10 रुपीज़, और टैक्स रेट 10% है, तो 10 रुपीज़ परचेस टैक्स हमने पेड किया। फिर क्या किया, सिर्फ कपड़ा किया तो शर्ट तैयार हो जाएगा क्या? नहीं। तो उसके लिए कुछ हम कॉस्ट इनकर्ड करेंगे, एडिशनल कॉस्ट करेंगे, जैसे कि सिलाई मशीन हो या फिर वर्कर्स का खर्चा, वो सब हम एडिशनल कॉस्ट करेंगे, सपोज 30 रुपीज़ का। तो 30 रुपीज़ का कॉस्ट भी हम ऐड करेंगे और फिर वो सेलिंग हम बेच देंगे 130 रुपीज़ का। तो फिर इसका सेलिंग प्राइस होगा 130। तो सेलिंग प्राइस में मतलब सेल पर भी टैक्स लगेगा, जैसे परचेस में लगा था 10%, तो वो क्या कितना हुआ 13 रुपीज़। 13 रुपीज़ सेल्स पे, और वो जो मैन्युफैक्चरर है वो होलसेलर को माल बेचेगा। तो उसने क्या किया, जब माल बेचा तो उसने 130 रुपीज़ को सेलिंग प्राइस थी, तो 130 रुपीज़ को ही माल बेचा उसने। तो यहाँ पे अब क्या होता है, अब आई जीएसटी पेड करने की वाली बारी, क्योंकि उसने माल बेचा। तो उसने 13 रुपए का टैक्स था उसने माल जब बेचा, तो लेकिन उसने ऑलरेडी परचेस पे 10 रुपीज़ दे दिए हैं, तो वो उसमें डिडक्ट कर देगा और गवर्नमेंट को सिर्फ 3 रुपीज़ ही पे करेगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी परचेस पे टैक्स पे किया है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट की डेफिनेशन यही बोलती है कि टैक्स पेड ऑन सेल माइनस टैक्स पेड ऑन परचेसेस, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, और इसको आपका फायदा मिलता है, इसको आपका क्रेडिट मिलता है और इससे आपको बेनिफिट होता है। तो आगे चलते हैं, फिर क्या होता है, होलसेलर ने 130 रुपीज़ का माल परचेस किया। तो इसने परचेस किया अभी होलसेलर ने, तो उसने परचेसेस पे 13 रुपए का टैक्स पे किया था, लेकिन उसने भी कुछ कॉस्ट इनकर्ड की, जैसे कि उसका बाहर मतलब उसने शर्ट लाए तो उसका रेंट हुआ, फिर उसने कुछ सेलिंग प्रमोशंस किए, कुछ एडवर्टाइजमेंट वगैरह की, तो उसके लिए उसका 20 रुपीज़ का खर्चा हो गया। तो उसकी सेलिंग प्राइस बन गई 150। तो 150 पे उसका टैक्स होगा 15 रुपीज़। तो वो जब वो माल बेचेगा रिटेलर को या फिर फाइनल कंज्यूमर को, किसको भी हो सकता है, तो वो जब माल बेचेगा तो उसने उसका सेल का जो टैक्स है 15 रुपीज़, लेकिन उसने ऑलरेडी परचेस पे 13 रुपए मतलब 13 रुपीज़ पे कर दिए, तो अभी वो गवर्नमेंट को सिर्फ 2 रुपीज़ ही देगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी पेड ऑन परचेसेस किए हुए हैं इसलिए। तो क्लियर इनपुट टैक्स क्रेडिट की डेफिनेशन। तो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीएसटी है मिनिमम नंबर ऑफ रेट्स ऑफ टैक्स, मतलब जीएसटी में जो रेट ऑफ टैक्स है वो बहुत मिनिमम है, 2 या 3 ही रेट्स है, जिससे कैलकुलेशन के लिए, जीएसटी कैलकुलेशन के लिए बहुत इजी हो जाता है। ये वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीएसटी है। नेक्स्ट है, देयर इज अ नो स्कोप ऑफ लेवी ऑफ सेस, रीसेल टैक्स, एडिशनल टैक्स और टर्नओवर टैक्स। मतलब सेस मतलब क्या हम जानते हैं, पहले क्या होता था, अगर हम टैक्स पे किया उसके बाद सेस भी टैक्स लगता था। सेस मतलब जैसे कि एजुकेशन सेस, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस, इनकम टैक्स में अभी भी लगता है। लेकिन जीएसटी आने के बाद ये जो सेस टैक्स था वो नहीं रहा, सिर्फ हमें जो जितना परसेंटेज जीएसटी है, सपोज 18%, तो 18% ही हमें भरना है जीएसटी। कोई भी प्रकार का एक्स्ट्रा सेस टैक्स हो, रीसेल टैक्स हो या एडिशनल टैक्स हो, जैसे कि गवर्नमेंट ने अभी स्वच्छता अभियान के लिए एक्स्ट्रा टैक्स, एडिशनल टैक्स भी गवर्नमेंट लगाते थे, चार्ज करते थे। तो जीएसटी के लिए ये ऐसा कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स, एडिशनल टैक्स वो चार्ज नहीं करता जीएसटी, सिर्फ जो रेट ऑफ जीएसटी है वही पे करना है। एक्स्ट्रा सेस टैक्स, रीसेल टैक्स, एडिशनल टैक्स या टर्नओवर टैक्स हम लेवी नहीं करता जीएसटी। 6 पॉइंट है, 6 कैरेक्टरिस्टिक है, देयर इज अ नो मल्टीपल ऑफ लेवी ऑफ टैक्स। जैसे कि हमने पहले ही भी देखा है कि गवर्नमेंट को पहले रेवेन्यू मिलता था बहुत सारे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज के रिलेटेड के रेवेन्यू टैक्स के रूप में मिलते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, ये सब टैक्स बंद हो चुके हैं, जैसे कि सर्विस टैक्स था, ऑक्ट्राय था, एक्साइज ड्यूटी थी, वो गवर्नमेंट ने अभी सब बंद कर दिया और एक ही जीएसटी लगा दिया।
तो जो मल्टीपल टैक्स थे वो सब अभी नहीं रहे, तो सिर्फ हमें अभी जीएसटी ही पे करना है, ये बाकी के सब टैक्स बंद हो गए हैं। ये एक कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब हमें अभी मल्टीपल टैक्सेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज में है जो हमें अलग अलग रीत्या भरने पड़ते थे, तो गवर्नमेंट को अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट ने भी बंद कर दिया। अभी हम सिर्फ एक ही टैक्स जीएसटी पे करेंगे। ये एक कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ जीएसटी। जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक है वैसे ही एडवांटेज है। तो क्या एडवांटेज है वो हम देखते हैं, एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। तो पहला है एलिमिनेट्स द मल्टीपल टैक्सेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो हमने अभी देखा कि जीएसटी आने के बाद हमने ये सब मल्टीपल टैक्सेस थे वो एलिमिनेट हो गए, वो सब निकाल दिए गए हैं गवर्नमेंट ने। तो एलिमिनेट द मल्टीपल टैक्सेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये तो फायदा ही हुआ। जो जो हमें इतने सारे टैक्स भरने के लिए भरने पड़ते थे, हमारा पैसा भी जाता था, टाइम भी जाता था, और उसकी सब कंप्लायंस प्रोसीजर वो सब इसमें बहुत टाइम और एज वेल एज मनी हमारा खर्च हो जाता था। तो गवर्नमेंट ने ये बंद करके हमें एडवांटेज ही हुआ है जीएसटी का कि ये सब बंद हो गए, इसलिए हमें उसका फायदा ही है। सेकेंड है जीएसटी वाइडन्स द टैक्स बेस एंड इंक्रीज रेवेन्यू टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दैट रिड्यूसिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट फॉर द गवर्नमेंट। तो ये जीएसटी है वे वाइड कंसेप्ट है, मतलब दैन जो मल्टीपल जो टैक्सेस थे उनके वो सब बंद करके उनकी जगह एक बड़ा कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट लेकर आया है, जैसे कि जीएसटी। और उससे है ना गवर्नमेंट को, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है। और फिर जो पहले इतने सारे टैक्स थे उस सब का गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट लगता था। तो अभी क्या हुआ है, ये सब बंद हो गए इसकी वजह से, और ये वाइड है, इसकी वजह से गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो गया है। तो इसका भी फायदा गवर्नमेंट को भी है एज वेल एज हम लोगों को भी है, मतलब जो नागरिक है, भारतीय नागरिक, उनको भी है और भारत सरकार को भी हुआ है। तो तीसरा है रिड्यूस कंप्लायंस टैक्स, मतलब पहले क्या होता था, इतने सारे टैक्स थे तो उनका कंप्लायंस, मतलब अगर टैक्स के रिलेटेड कोई केस है वगैरह, वो सब कंप्लायंस करने का खर्चा होता था या फिर टाइम लगता था। तो अभी एक ही जीएसटी, और जीएसटी बहुत ट्रांसपेरेंट, जीएसटी की वजह से बहुत ट्रांसपेरेंसी आई है टैक्स रेवेन्यू में। इसकी वजह से जो कंप्लायंस कॉस्ट है या कंप्लायंस टैक्स है वो रिड्यूस हो गया है। फोर्थ है जीएसटी हैज अफेक्टेड रेट्स ऑफ टैक्स टू द मिनिमम ऑफ फ्लो रेट्स। जैसे कि हमने कैरेक्टरिस्टिक में भी देखा कि जीएसटी के रेट्स बहुत मिनिमम है, 2 या 3 ही रेट्स है, और उस 2 या 3 ही रेट्स हम कंसिडर करके हमें टैक्स भरना है। तो मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा रेट्स नहीं है। पहले क्या होता था कि सर्विस टैक्स का अलग रेट, वैट का अलग रेट, ऑक्ट्रे का अलग रेट, एक्साइज का अलग रेट, तो इतने सारे टैक्स थे और उनका अलग अलग रेट था। तो वो सब में बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, और ये कैलकुलेशन के लिए भी बहुत मुश्किल था। तो अभी ये जीएसटी में क्या होता है, ये सब टैक्स निकल गए और सिर्फ 2 या 3 ही मिनिमम नंबर ऑफ फ्लोर रेट्स है, 2 या 3 ही रेट्स है, तो हमें वो कैलकुलेशन के लिए बहुत ईजी हो जाता है। फिफ्थ है जीएसटी हैज रिमूव द कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन। तो कास्केडिंग इफेक्ट मतलब टैक्स ऑन टैक्स या फिर डबल टैक्स, मतलब जीएस क्या होता, पहले बहुत सारे टैक्स पे करते थे तो टैक्स ऑन टैक्स लगता था। जैसे हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट देखा, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट में बेनिफिट मिलता है कि हमने जब सेल्स का जीएसटी पे करना है तो हम कट करते हैं परचेस का टैक्स। तो परचेस में हमने टैक्स पे किया इसलिए वो कट करते हैं और उसका क्रेडिट ले लेते हैं, उसका हमें बेनिफिट मिलता है, मतलब टैक्स ऑन टैक्स नहीं होता। तो यहाँ पे टैक्स ऑन टैक्स पे नहीं करना पड़ता, हमने जो ऑलरेडी टैक्स पे किया है वो माइनस करके हमें टैक्स पे करना है, इसीलिए कास्केडिंग इफेक्ट होता है, वो रिमूव हो जाता है। जीएसटी रिमूव करता है कास्केडिंग इफेक्ट्स को, मतलब हमें टैक्स पर टैक्स भरना नहीं पड़ता। तो ये सब आप नोट कर लीजिए। तो और फायदे देखते हैं हम जीएसटी के। तो जीएसटी विल रिजल्ट इन इनहांसिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, affecting the cost of production of goods and services and increase the demand of goods and services। जीएसटी की वजह से हमारी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, मतलब जो प्रोसेसिंग है और वितरण संस्था है, वो सब इम्प्रूव हो गई है, वो सब बढ़ गई है। और इसका इफेक्ट क्या होता है कि उसका अच्छा इफेक्ट हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन,
गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उन पे हुआ है, अच्छा असर हुआ है, और उससे हमारी डिमांड ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज वो इंक्रीज हो गई है, वो बढ़ गई है। मतलब गुड्स और सर्विसेज की जो डिमांड है वो बढ़ गई है जीएसटी की वजह से। 7 है प्रमोट इकोनॉमिक इफिशियंसी एंड सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये सब मतलब जीएसटी का अच्छा असर हुआ है मैन्युफैक्चरिंग पर, डिस्ट्रीब्यूशन पर, और डिमांड भी अच्छी हुई है गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर। तो इससे क्या हुआ है कि हमारे देश में एक इकोनॉमिक इफिशियंसी मतलब आर्थिक स्थैर्य स्थापित हुआ है, और सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ, और इसकी वजह से हम लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब आर्थिक विकास लॉन्ग टर्म तक हम कर सकते हैं जीएसटी की वजह से। तो ये एक फायदा ही हुआ है हमारा। नेक्स्ट है हेल्प टू एक्सटेंड कॉम्पिटिटिव एज इन इंटरनेशनल मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री लीडिंग टू इंक्रीज एक्सपोर्ट। तो जीएसटी एक वाइडर कंसेप्ट है, हमने देखा। तो जीएसटी आने के बाद हमारे लिए ये जो कॉम्पिटिटिव एज है, मतलब ये जो स्पर्धात्मक युग है वो और एक्सटेंड हो गया है, वो इंटरनेशनल लेवल पर अब जा चुका है, और फिर हमें इंटरनेशनल लेवल पर हमें डिमांड क्रिएट करनी है गुड्स एंड सर्विसेज की। इसके लिए हमारे देश को इंक्रीज एक्सपोर्ट करके, एक्सपोर्ट मतलब हम गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट करने लगे हैं, और हमें इससे क्या होगा कि हमें स्टेबिलिटी मिलेगी इन इंटरनेशनल मार्केट। हम जो ये कॉम्पिटिटिव युग है, जो हमारे ये स्पर्धात्मक युग है, यहाँ पे हमें स्टेबिलिटी मिलेगी जीएसटी की वजह से। तो ये सब एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी हो गए। तो हम अभी तक क्या देखा, तो इन शॉर्ट हमने जीएसटी मतलब क्या वो हम इन समरी देखते हैं। तो जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज levied at all stages right from manufacturing up to the final consumption with the credit of taxes paid at previous stage। मतलब जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन टैक्स, मतलब हर एक डेस्टिनेशन पर मतलब वो टैक्स हमें पे करना पड़ता है। हमने जैसे ही सेवाएं ली, जैसे ही हमने वस्तु परचेस की, तो एट दिस डेस्टिनेशन हमें टैक्स पे करना है। और फिर क्या होता है, ऑल स्टेजेस मतलब मैन्युफैक्चरर ने परचेस किया तो उसको भी, या सेल किया तो उसको टैक्स पे करना है। फिर चेन आती है होलसेलर के पास, तो होलसेलर को भी मतलब टैक्स पे करना पड़ता है, फिर रिटेलर को भी, टिल द फाइनल कंज्यूमर तक वो हर एक चेन पर टैक्स पे करना पड़ता है विद द क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड एट प्रीवियस स्टेज। अगर उसने परचेस पे टैक्स पे किया है तो उसको वो टैक्स पेड ऑन सेल्स से माइनस करके जो रहता है, मतलब जो क्रेडिट मिल के जो टैक्स उसको पे करना होता है वही उसको लेविड हो जाता है, वही उसको चार्ज होता है। तो ये इन शॉर्ट समरी है जीएसटी की। तो हम आगे देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी। तो आगे का जीएसटी का पॉइंट है कंपोनेंट ऑफ जीएसटी, मतलब टाइप्स ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी के मेनली दो टाइप्स है, इंट्रा स्टेट मूवमेंट और इंटर स्टेट मूवमेंट। ये जीएसटी के कंपोनेंट्स इंट्रा स्टेट मूवमेंट पे और इंटर स्टेट मूवमेंट पे डिपेंड है। तो इंट्रा स्टेट मतलब क्या कि ट्रांजैक्शन या फिर कोई भी प्रोसेस वो विदिन वन स्टेट हुई हो तो उसके बोलते हैं इंट्रा स्टेट। मतलब एक ही स्टेट में, मतलब महाराष्ट्र के अंदर या फिर गुजरात के अंदर, ऐसे एक ही स्टेट में अगर ट्रांजैक्शन हुई हो विदिन वन स्टेट, सेम स्टेट में हुई हो, तो उसे बोलते हैं इंट्रा स्टेट। अब इंटर स्टेट मतलब ट्रांजैक्शन दो स्टेट से भी या दो से ज़्यादा स्टेट भी हो सकते हैं। मतलब एक महाराष्ट्र का डीलर है, वो गुजरात के डीलर के साथ भी अपना ट्रांजैक्शन कर सकता है या फिर हम अपने बिजनेस कर सकता है, तो उसे बोलते हैं इंटर स्टेट मूवमेंट। तो इंटर स्टेट मूवमेंट में क्या होता है, सीजीएसटी पड़ता है और एसजीएसटी। सीजीएसटी मतलब सेंटर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंटर गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऐसा बोलता है सीजीएसटी में। वेरएस एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी, मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसको एसजीएसटी बोलते हैं। तो यहाँ पे इंट्रा स्टेट मतलब विद इन स्टेट होता है ट्रांजैक्शन, या विद इन स्टेट सेल्स या परचेस होता है, तो यहाँ पे दो टैक्स लगते हैं, सेंट्रल टैक्स भी लगता है, सेंट्रल जीएसटी भी लगता है और स्टेट जीएसटी भी लगता है। तो सेंट्रल जीएसटी का जो रेवेन्यू आता है, जो लेविड टैक्स होता है, वो किस पे लेविड होता है, वो कौन लेविड करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब
यहाँ से सीजीएसटी का जो टैक्स आता है उसका रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, और स्टेट गवर्नमेंट जो एसजीएसटी का आता है वो स्टेट गवर्नमेंट में जाता है। तो यहाँ पे जीएसटी लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजीएसटी लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और एसजीएसटी लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो तीसरा कंपोनेंट है इंटरस्टेट, मतलब दो और दो से ज़्यादा राज्यों में उसका ट्रांजैक्शन हो गया या फिर सेल या परचेस हो गए, तो हमें कौन सा टैक्स लगता है, तो आईजीएसटी, मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी, मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज, उसको बोलते हैं आईजीएसटी। वो कब लगता है, जब इंटर स्टेट मूवमेंट हो, जब इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो। तो आईजीएसटी से जो टैक्स लेविड होता है वो कौन करता है, वो कहाँ में होता है, तो आईजीएसटी लेविड बाय सेंट्रल एंड स्टेट कॉन्करेंटली। तो सेंट्रल और स्टेट को कॉन्करेंटली लेविड होता है आईजीएसटी। तो यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, ये 3 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। तो एसजीएसटी और सीजीएसटी कब होता है, जब इंट्रास्टेट मूवमेंट हो, और आईजीएसटी जब इंटरस्टेट मूवमेंट हो। तो सीजीएसटी का रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू एसजीएसटी का स्टेट जीएसटी का रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट के पास, आईजीएसटी का इंटीग्रेटेड जीएसटी का रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को कॉन्करेंटली जाता है। तो ये चार्ट आप ड्रॉ कर लीजिए। तो हमने अभी कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी देखे, एसजीएसटी, सीजीएसटी एंड आईजीएसटी। तो सीजीएसटी कब लगता है, आईजीएसटी कब लगता है और एसजीएसटी कब लगता है वो हमने देखा। इंट्रास्टेट मूवमेंट हो तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, एंड द इंटरस्टेट मूवमेंट हो या ट्रांजैक्शन हो तो आईजीएसटी। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू हम और क्लियरली समझते हैं। तो यहाँ पे रमेश डीलर इन पंजाब सेल गुड्स टू सीमा इन पंजाब वर्थ ₹10,000 एंड जीएसटी रेट 18% है। मतलब रमेश डीलर है, पंजाब का ही डीलर है, और उसने सीमा को गुड्स बेचे, वो भी पंजाब में ही रहती है, 10,000 के गुड्स उसने बेचे। तो यहाँ पे क्या हुआ, सीमा भी और रमेश भी दोनों भी पंजाब में रहते हैं, तो यहाँ हुआ इंट्रास्टेट मूवमेंट, इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन, इंट्रास्टेट हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे इंट्रास्टेट मूवमेंट हो गया, तो 10,000 पे 18% से जीएसटी टैक्स लगेगा। तो टोटल जीएसटी कितना होगा, 1800, 10,000 पे 18% 1800 होता है। तो ये 1800, और जैसे कि हम जानते हैं कि इंट्रास्टेट में जो टैक्स लेविड होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग और स्टेट गवर्नमेंट का अलग होता है। तो ये 1800 जो 18% टैक्स है वो बायफर्केट हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से, 9% टू स्टेट गवर्नमेंट, 9% टू सेंट्रल गवर्नमेंट को बायफर्केट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 1800 टोटल टैक्स था वो 99% करके बायफर्केट हो गया, इसीलिए ₹900 का टैक्स का रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट को होगा और ₹900 का टैक्स का रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। कब, जब इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन, इंट्रास्टेट मूवमेंट होती है तो, मतलब दोनों डीलर सेम ही स्टेट के हुए तो उसके दूसरा आता है इंटरस्टेट मूवमेंट या इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम। सुनील इन मध्य प्रदेश, सुनील मध्य प्रदेश में रहता है, सेल गुड्स टू आनंद इन राजस्थान, उसने आनंद को जो राजस्थान में रहता है उसको गुड्स सेल किए 10,000 के ही, लेकिन वो कहाँ रहता है अभी, मध्य प्रदेश, और आनंद कहाँ रहता है, राजस्थान में। तो ये अलग अलग हो गए स्टेट्स, तो इसे ये ट्रांजैक्शन हुई इंटर स्टेट मूवमेंट। तो ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो गई, तो इससे क्या होगा, इससे क्रिएट होगा आईजीएसटी, इससे आईजीएसटी क्रिएट होगा सिर्फ, क्योंकि ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है। और यहाँ पे भी रेट 18% ही है, जैसे कि हमने देखे कि जीएसटी के रेट्स ज़्यादा नहीं है, 2-3 ही मिनिमम ही रेट्स है, तो 18% है, तो टैक्स कितना होगा, 1800 होगा। लेकिन ये क्योंकि ये सिर्फ आईजीएसटी है, इसीलिए इसका सारा का सारा रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। यहाँ पे इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन हो तो दोनों को जाता है बाइफर्केशन करने, सेम इन इक्वल प्रोपोर्शन दोनों को जाता है। लेकिन अगर इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन हो तो सिर्फ आईजीएसटी क्रिएट होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्रिएट होता है और उसका रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है।
तो ये थे कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी। इसी के साथ हमारे जो न्यू सिलेबस के जो 4 एडिशनल पॉइंट्स थे वो भी खत्म होते हैं और ये चैप्टर भी खत्म होता है। तो ध्यान से पढ़िए, अपने खुद के अच्छे से नोट्स बनाइए। धन्यवाद।